Inbound marketing refers to targeted marketing strategies to promote a brand. Some of these strategies are social media marketing, SEO, sending out newsletter and writing blogs. Inbound marketing is a faster way of reaching out to customers. देखो, जब हम लोग किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं ना, तो एसईओ एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है. इट विल टेक मिनिमम 15 days और अप टू 6 months टू गेटिंग रिजल्ट. ठीक है. But with the help of inbound marketing, we can drive traffic on immediate basis. For example, we have social media handles. Then we can post there some amazing content. User will engage with the content, and whenever user click on your content, he will be redirected to your website. ठीक है. तो इस तरह के आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं इनबाउंड के अंदर. तो ये डेडिकेटेड किसके लिए है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए. इनबाउंड मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग दोनों को ज़रा डिटेल में समझेंगे. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग इज टू मेक अ कस्टमर परफॉर्म एन एक्शन सच एज फिलिंग आउट अ फॉर्म और मेकिंग अ परचेज. सो इनबाउंड मार्केटिंग फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सच अ कंपेलिंग कंटेंट. बट in the other end, content marketing, appropriate content is created for the relevant audience and shared across different platforms such as social media and blogs. तो देखो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट है XYZ और हमने इसको 2025 में लॉन्च किया. मंथ है जून, करंट मंथ की बात कर लेते हैं. लेटर ऑन आपको लगता है कि आपने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है. ठीक है. अभी वो क्या हो सकता है, जैसे कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन. इनिशियली जब हमने इसको लॉन्च किया था वो लेस फीचर के साथ था, बट ओवर दी टाइम क्योंकि वो डिजिटल है, मुझे कोई हार्डवेयर तो देना नहीं है किसी को, तो क्या हो सकता है मैं उसको और बेटर एनहांस करता हूँ, उसका UI UX बेटर कर सकता हूँ. तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो. अब कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए आपने कुछ लिख दिया. अगर आप उससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोवेव है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं बेहतर, तो जैसे आपने कोई डिश वहाँ पर पोस्ट कर दिया, फिर आपने कुछ केक वगैरह से रिलेटेड डिश पोस्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग अपनी डिवाइस को और बेहतर तरीके से जानेंगे. जैसे आज की डेट में गाड़ियाँ, पहले जो गाड़ियाँ आती थी और आज की डेट में जो गाड़ियाँ होती है उसमें क्या डिफरेंस है. हम टेरेन कंट्रोल कर सकते हैं. भाई मुझे मड में चलाना है, ऑफ रोड चलाना है, आइस में चलाना है, स्टोन्स के ऊपर चलाना है. तो पहले क्या होता है, 2-3 मोड होते हैं, 6-6 मोड आ रहे हैं गाड़ियों के अंदर. तो क्या होता है कि एक जो ड्राइवर होता है ना, जो एकदम परफेक्ट नहीं है, भाई सीधी सी बात है, दिल्ली एनसीआर के अंदर चलाना लंदा पहाड़ों के अंदर प्रो तो हो नहीं सकता. तो क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है वो, जैसे मान लो वो एक इंक्लाइन उस पर जा रहा है एंगल पर, तो क्या होगा, चढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा, वो रिवर्स आना स्टार्ट हो जाएगा. तो ऐसे केस में क्या किया गया, गाड़ियों के लिए एक फीचर ईजाद किया गया, हिल असिस्ट. हिल असिस्ट क्या करता है, आपने उसको ऑन कर दिया, वो गाड़ी के उतने RPM मेंटेन करके रखेगा जिससे गाड़ी पीछे ना जाए. अब जो नया नया बंदा होता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जिन गाड़ियों में हिल असिस्ट नहीं आता था वहाँ पर स्किल्स के ऊपर था सारा कुछ. अब स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती ड्राइविंग के अंदर. अब पहले जैसे बड़े जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस हुआ था जिनको, वो हाथ छोड़ के भी ड्राइव कर पाते थे, अपने नीज वगैरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लिया करते थे. आज की डेट में ADAS लेवल 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया उस चीज़ के लिए, है ना, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए स्टीयरिंग खुद से अपने आप लेन को असिस्ट करके कंट्रोल कर लेता है खुद से, है ना. जैसे महिंद्रा ने XUV 700 में इंट्रोड्यूस किया उस फीचर को, और उसके बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अंदर वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ऑटोमेटिक वाला. फिर जैसे कि फीमेल्स को गियर शिफ्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती, तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ईजाद किया गया. अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, हैसल फ्री जाना है, ठीक है, या ट्रैफिक में दिल्ली NCR के जैसे ट्रैफिक में हो गया, बार बार क्लच गियर दिमाग की दही कर देते हैं, तो उसमें क्या है, उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाल दिया. इस तरह की जो चीज़ें हैं ये यूज़र के एक्सपीरियंस को एनहांस करती हैं. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, कार मैन्युफैक्चरर हर तरह के लोगों का ध्यान रखते हैं. सबसे पहले बनाते हैं बेस मॉडल. किसी को कोई फीचर नहीं चाहिए, बंदे को बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और बेस मॉडल लेके खुश है बंदा, उसे ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की. तो ये सब चीज़ें जो शोबाजी की हैं वो कौन लेगा, जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो वो उस तरह से जाएगा. तो जैसे बनाते हैं LXI, VXI, ZXI प्लस, फिर VXI AMT, ZXI AMT, ZXI प्लस AMT, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसके अंदर है, उसी के हिसाब से कॉस्ट जो है वो चेंज होती जाती है.
कंटेंट जैसे कि जनरेट इंटरेस्ट या बिल्ड रिलेशनशिप या अलाउ पीपल टू नो व्हाट इज हैपनिंग और ब्रिंग बिजनेसेस। कंटेंट इन 4 पॉइंट्स के टुवर्ड होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल मार्केट में नया हूँ तो सीधे तो बिजनेस आएगा नहीं, मुझे अपनी ऑडियंस को एडुकेट करना पड़ेगा धीरे धीरे। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको कोई चीज़ बेचने लग जाऊँ, आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा आपने कभी नाम नहीं सुना, मेरे प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं जानते, आप लेने से डरोगे कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, जैसे होता ना कि भाई एक चाइनीज़ फ़ोन आपके सामने रख दिया जाए, एक तरफ सैमसंग होगा, कॉस्ट दोनों की बराबर है, आप आंख बंद करके सैमसंग की तरफ जाना पसंद करोगे बिकॉज ऑफ ब्रांड, बिकॉज ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, वो सारी चीज़ें। बट जिसका मैंने नाम नहीं सुना, ले तो लिया, अच्छा लग रहा है, फीचर भी बड़े ओवरलोडेड है उसके अंदर, ज़बरदस्त है, बट उसका भी मैंने सर्विस सेंटर नहीं सुना कहाँ है, या मैंने उस ब्रांड का नाम ही नहीं सुना, तो क्या आप लोगे? नहीं लोगे। तो इसी तरह से सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है, यानी कि नीड बनाओ। पहले नीड होगी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, लोग उसको समझेंगे, तभी आपका ट्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो जनरेट आइडियाज़, रिलेशनशिप बिल्ड करो, अमेजिंग कंटेंट पोस्ट करो, कुछ बढ़िया बढ़िया लोग लेकर आओ जो अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल में अपना दें, यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो इससे क्या लोगों में भरोसा डेवलप होता है ना। अलाउ पीपल टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। भाई किसी ने उस टूल के थ्रू या उस प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने उसके साथ कुछ दूसरी नई चीज़ बनाई, ठीक है, फिर आप बिजनेसेस ड्राइव करना स्टार्ट करो। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, एक मिथ है, अरे सीधे डिजिटल मार्केटिंग करो, गूगल एड्स चलाओ, बिजनेस ही बिजनेस होगा, लीड ही लीड आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी लीड आपके पास? आप अकेले तो हो नहीं इस फील्ड के अंदर, आपके जैसे 100 लोग बैठे हुए, उन 100 में से अगर 40-50 लोगों का नाम ऑर्डर वाइज अगर है, तो वो लोग उसको प्रेफर करेंगे ना, आपको क्यों प्रेफर करें उस कंडीशन में? तो ये डिफरेंस आता है। तो कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। तो क्या क्या टाइप का कंटेंट हो सकता है, जैसे कि आर्टिकल, जैसे, ठीक है, these refers to the researched information on a particular subject, they have a formal tone. Blogs, unlike article, blogs are informational, written in an informal way. Videos should be entertaining and informative. An interesting video gets viral on the net within few minutes or a day. Infographics, these are basically statics. The most important feature of infographic is that information is visually shown. Images, a creative and interesting images attract user in social media. अगर इमेज में पोटेंशियल नहीं होगा तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। बट आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो या तो वीडियो की तरफ है या फिर इन्फोग्राफिक की तरफ है। इनको देखा जाए तो इनमें उतना माइलेज नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि कोई पढ़ना पसंद ही नहीं करता आज की डेट में। वो कहते हैं भाई ग्राफिक इतना सिंपल बनाओ जो सीधे ट्रिगर करे, ये सब चीज़ें नहीं। So, blogging as a content marketing strategy. Web marketer should understand that just by hosting a blog or using blogging tools and technologies doesn't make a marketing campaign successful. To bring the desired result, it is very important to note that blog execution strategy and management is the key to success, is the part of internet. खाली ब्लॉग लिख देने से काम नहीं चलेगा। जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, वो ब्लॉग की वगैरह के लिए यूज़ में आती है, ड्रूपल हो गया, जुमला हो गया, इस तरह के बहुत सारे हैं, डूडा हो गया प्लेटफॉर्म। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, अब जैसे मान लो कि भाई शिवम एक पर्सन है, शिवम ने अपनी एक वेबसाइट बना ली, क्या करा तुमने वेबसाइट बना के? जब तक उसका कोई गोल ही नहीं होगा कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा, उन प्रोडक्ट को मैं वहाँ से सेल करूँगा, यानी कि ये हुआ गोल, समझ गए। लेकिन एक वेबसाइट ऐसी मज़े के लिए मैंने बना के डाल दी जिसको मैंने बिना किसी प्लानिंग के डाला, अब तुक्के वाली बात है। हो सकता है कि आपकी चीज़ ऐसी थी कि भाई लोग उस पर इंटरेस्ट दिखा दें, हो सकता है ना ही दिखाएं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया अपना और अपना डोमेन खरीद कर उस पर आपने लाइव कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फ़ायदा? वही तो देखेगा जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उसके अलावा तो कोई नहीं देखेगा उसको। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के, है ना? तो ये होता है, तो यानी कि गोल मिसिंग है। लेकिन तुम्हारा वहाँ पर गोल है कि भाई अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मेरा वर्क आके वो उस पर्टिकुलर जगह पर देख पाए ज़्यादा प्रोफेशनली, बट उसके बहुत सारे तरीके, मुझे खर्चा करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग एज वेब मार्केटिंग पावर हाउस,
Marketing focused blogs should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relation, social media marketing, and so on. A clear knowledge of how the blogs work for a marketer is essential to leverage the web marketing medium and provide a strong base for its success to improve reliability and reach and enhance sales. अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अभी तक आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसका किसी कंपनी ने आके घर में डेमो दिया हो या इंस्टॉलेशन करके गए हो? क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में कोई ऐसा जैसे एसी, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फिल्टर. फिल्टर में ऐसे हमारे लिए बहुत कुछ कंट्रोल होता नहीं, खाली पानी फिल्टर का आता है, टैप खोलो पानी आ जाता है, तो उसमें हमारे लिए ऐसा कोई डेमो वाली बात नहीं होती, खाली इंस्टॉलेशन हो गया. डेमो जैसे आपने एयर कंडीशन खरीदा तो उसको जो इंस्टॉल करने आएगा वो डेमो भी देता है कि भाई यहाँ से ऑन होगा, ऐसे ऑफ होगा. ठीक है, ठीक है. अब लेकिन जितने भी लोग आपको डेमो दे के जाते हैं वो कभी भी एसी का सही डेमो दे के ही नहीं जा पाते. क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई एसी बाय करते हैं तो उसमें मोड होते हैं. मोड इन्वर्टर की बात नहीं करते, ट्रेडिशनल जो पहले चला करते थे उसकी हम बात करते हैं. इन्वर्टर में तो आपको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए अलग अलग मोड आते हैं. 40%, 60%, 80%, 100%, 120% तक आता है. अपनी औकात से भी ज़्यादा चल जाते हैं. ठीक है, थोड़ी देर के लिए 45 मिनट्स तक चल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्बो मोड. तो क्या होता है कि एसी वाला बोलेगा बस कूलिंग का बटन पता चलेगा, ये कूल पे कर देना, कूलिंग होती रहेगी अपना. क्या हो कि जब मानसून का टाइम आ जाए, जैसे कि अब इससे कैसे डील करें, तो जैसे देखते थे कि बारिश के मौसम में अगर आप कूलर चलाते हो घर पूरा चिपचिप हो जाता है, क्योंकि जो पानी अंदर वो कहीं तो जा ही रहा है ना. भाई एक तो ये होगा तरीका कि भाई कूलर धूप में लगा तो वेपर हो गया, हवा में उड़ गया, धूप ने सब गर्मी से सुखा दिया. लेकिन रात को कमरे में कूलर अगर चल रहा है तो उसका पानी कहाँ जा रहा है, यानी कमरे में जम रहा है ना वो कहीं ना कहीं. यानी कि आपका मैट्रेस होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर भर जाएगा, दीवारें छू के देखोगे तो गीली गीली सी नमी नमी सी महसूस होगी आपको. ऐसे केस में एयर कंडीशन के अंदर एक फीचर दिया होता है ड्राई मोड. ठीक है, ड्राई मोड का काम क्या होता है कि बारिश के मौसम में जो नमी बन जाती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो उसको निकाल के बाहर कर देता है. लेकिन ये कोई बताता ही नहीं. ठीक है, तो क्या करना चाहिए ब्रांड्स को कि भाई अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मेरी ऑडियंस, मेरा एंड यूज़र उसको बहुत अच्छे से कंज्यूमर यूज़ कर पाए, तो मुझे कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनानी चाहिए. ठीक है, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से समझूं. देखो वीडियो तो कोई देख लेगा. अब जैसे आप देखते हो जब फ़ोन खरीदते हो तो उसके साथ में बहुत सारे एक पुस्तक आती है, कोई नहीं पढ़ता उसको, सब उठा के साइड में रख देते. ठीक है, अब उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें लिखी होती हैं, खासकर इस टाइम की, जो मानसून का टाइम होता है. मान लो आप आउटडोर में हो तो क्या करना चाहिए. हिंदुस्तान में 99% लोग बारिश के टाइम में फ़ोन बंद नहीं करते, जबकि करना चाहिए. हाँ, क्योंकि अगर बिजली कड़केगी तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं फ़ोन पर गिरने के, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उधर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इधर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है. तो क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है बिजली गिराने का अपने ऊपर. इस पर गिरेगी तो ये तुम्हारे अंदर ही होगा कहीं ना कहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं की जेब में, तो तुम्हारा तो फ्राई होना एकदम कन्फर्म है उस केस में. तो लिखा होता है साफ साफ. या जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जब ट्रैवल करते हो तो नेटवर्क बराबर तो होता नहीं है, कहीं 5 सिग्नल दिखाएगा, कहीं 1 हो जाएगा, कहीं 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा. ऐसे टाइम में भी फ़ोन बंद करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन सिग्नल ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है. और जब फ़ोन सिग्नल को ढूंढ रहा होता है तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता. तो ट्रैवलिंग में भी फ़ोन बंद कर देना चाहिए. ठीक है, प्लेन में क्यों बंद कराते हैं, क्योंकि उनका जो रेडियो होता है, ये सिग्नल जब डिवाइस तक पहुंचेंगे तो उनके रेडियो को डिस्टर्ब करता है, यानी कि जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्टेड होता है. इसलिए कहते हैं प्लेन में फ़ोन बंद कर दो. और उसी लिए उसमें फ़ोन में ऑप्शन दिया जाता है एरोप्लेन मोड. भाई हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई मूवी डाउनलोड करके रखी हुई है, वेब सीरीज़ वगैरह मैंने डाउनलोड कर ली, आप फ़ोन में चलाते हुए देख के जाओ. ठीक है, पहले के टाइम में एयरप्लेन मोड नहीं होता था,
या फ्लाइट मोड नहीं होता था, तो पूरा बंद करना पड़ता था। बट अब आपको पूरा बंद करने की जरूरत है, खाली फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड में डाल दो, हाँ मिल जाता है, पहले नहीं होता था। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर्स, अब आपको कोई ये बोले, आपको कोई क्या बता रहा है मेरे को, लेकिन वो सब लिखी गई हैं चीज़ें पहले से। जब आप इसको अपने कान के करीब लेके आते हैं, आपके आज की डेट में लोगों को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन कैंसर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि इससे जो वेव माइक्रोवेव्स निकलते हैं ना, वो हमारी न्यूरॉन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसीलिए आप कॉल को कभी भी उस पर मत उठाओ, सीधे उठाया और कान पे लगा लिया, कोशिश करो उसको वायर हेडसेट के साथ या फिर ब्लूटूथ के साथ। ब्लूटूथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बट थोड़ा सा टेंगल फ्री रहता है, इसलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं छोटी मोटी को, लेकिन ये नहीं घंटों के लिए। घंटों के लिए अगर बात करें तो वही तरीका सबसे पहले तार लगाओ फिर बात करो, वो सबसे सेफेस्ट तरीका है। फ़ोन जितना जिस्म से दूर उतना बढ़िया। हाँ नहीं होता है ना कि टाइप सी जो पोर्ट होता है वो दोनों काम करता है, चार्जिंग का भी करता है, ऑडियो का भी काम करता है। टाइप सी पोर्ट एक ज़माने से यही काम करता रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, अब जैसे कोई ब्रांड नहीं बनाता तो कोई एक्सपर्ट होता है जो बना के यूट्यूब पर डालेगा, फिर क्या होगा, उसका कंटेंट वायरल होगा, लोगों को बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगता है। जैसे पहले के टाइम में लोग फ़ोन जाके खरीदा करते हैं दुकान से, उसका अच्छा निकला तो किस्मत, बेकार निकला तो किस्मत। आज तुम्हारे लिए क्या बढ़िया चीज़ है, जैसे टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं, आपको आके बता देंगे, अनबॉक्सिंग कर जाएंगे इस फ़ोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, प्रोज एंड कॉन्स। तो फ़ायदा हो गया ना लेने से पहले, यानी कि लॉन्च होने से पहले उनके पास पहुंच जाता है, ताकि मार्केट जब मैं लॉन्च करूं एज ए ब्रांड तो फटाफट से बिक जाए। तो आप देखते हो महीने भर पहले उनके पास रिव्यू के लिए आ जाते हैं कि भाई आप देखो, चलाओ और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो, और जेन्युइन रिव्यू वो लोग करके डाल देते हैं अपने। तो बहुत सारे हैं इंडिया में भी, और वहाँ वो दुबई से भी करते हैं अपने। चलिए, हाउ ब्लॉग्स वर्क। तो ब्लॉग होता है टेक्स्ट बेस्ड, एक होता है वी लॉग, मतलब वीडियो ब्लॉग जो हम लोग बनाते हैं, है ना। हाँ, तो the technical mode of blogging tools makes it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. A well-moderated, professionally managed blog effectively creates a relationship, communicates relevant information, enhances visibility, and leverages the sales figure. Customer always look for POV, means point of view. They use web to look for product, services, and information. An organization cannot undermine the importance of blog as a marketing tool. Blogging as a content marketing strategy. फ्री ब्लॉग साइट्स के फ़ायदे और फ्री ब्लॉग साइट्स के नुकसान, प्रॉज एंड कॉन्स। अब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज दैट नो कॉस्ट आर इन्वॉल्व। अब जैसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। wordpress.com, वर्डप्रेस पर हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। गूगल का अपना खुद का एक टूल आता है ब्लॉग स्पॉट, वहाँ हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड। wix.com फ्री में बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में बना सकते हैं। फ़ायदा क्या है, मुझे कुछ पे ही नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जो डोमेन का नेम होगा उसमें उनका नेम भी मिक्स होगा साथ में। जैसे मैंने अरीना प्रीत विहार के लिए एक बनाया था, अरीना PV, बट आगे देख रहे हो hyperphp.com लिखा हुआ है। ये hyperphp जो है ये मेन साइट है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया ना विक्स, ब्लॉग स्पॉट या आपको वर्डप्रेस, वैसे hyperphp.com भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। बट क्या है, मेरा नाम जो होगा वो एज अ सब डोमेन होगा, मेन डोमेन जो रहेगा वो hyperphp ही रहेगा उसके अंदर। लेकिन जब हम अपनी खुद की बनाते हैं वेबसाइट तो फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर पूरा नाम मेरा होगा, जैसे google.com, जैसे कि मेरा livastu.com, है ना। तो पहला क्या हो गया, नो कॉस्ट। दूसरा, द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग फ्री ब्लॉग साइट्स इज़ वेरी मिनिमल। ब्रांड का नेम बताओ, क्या लिंक्स रखने हैं, क्या फ़ोटो डालनी है, कंटेंट डाला, काम खत्म। कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। द ईज ऑफ यूज ऑफर्ड बाय फ्री ब्लॉग साइट्स
brings the power of blogging even to the hands of novices. अब डिसएडवांटेज देखते हैं. द ब्लॉग्स वेब एड्रेसेस इंक्लूड्स द नेम ऑफ फ्री ब्लॉग साइट, जैसे कि hyperphp.com मेरे में लिखा था, which may not be easy to convey to or register with customers. Free blog sites provide only few basic templates for free. बहुत ज़्यादा आपको फ्री नहीं मिलेंगे, बाकी आपको परचेज करने पड़ते हैं. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कन्फर्मेंस ऑफ टू ब्लॉग साइट्स पॉलिसीज. अब जैसे यूट्यूब पर मैंने कोई वीडियो डाल दिया, अब उसमें मैंने कोई गाना लगा दिया, कोई मैंने मूवी का शॉट लगा दिया, क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया. बट अगर वही वीडियो मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा तो यूट्यूब मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी वो है ना वेबसाइट, मैं जो मर्जी करूँ. लेकिन यूट्यूब को एंड यूज़र से इतनी दिक्कत नहीं जितना उसको उसके क्रिएटर से दिक्कत है, जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट है. भाई तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, उसका तो प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा ना. कोई केस कर देगा यूट्यूब के ऊपर, भाई तुमने ऐसे कैसे चलवा दिया, है ना. तो जब भी देखते हो ना, जैसे मान लो कि शिवम ने कोई कंटेंट बनाया और मैंने वो कंटेंट अपने में यूज़ कर लिया, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शिवम का है, शिवम अपने बंदा है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, है ना. शिवम कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई म्यूज़िक कंपोज़र नहीं है, कुछ नहीं है. तो उस केस में क्या होगा कि भाई मेरा जो भी अर्निंग उस वीडियो से अगर होगा, अगर वायरल होती है, तो उसका सारा बेनिफिट आपको जाएगा, जिसने बनाया उसे कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, इस तरह की चीज़ें. अब बात करेंगे होस्टेड ब्लॉग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में. जो हम अपना खुद का खरीदते हैं उसके भी फ़ायदे और नुकसान है. होस्टिंग अ ब्लॉग ऑन ऑन डोमेन क्रिएट्स अ मीनिंगफुल लिंक बिटवीन ब्लॉग्स एंड द प्रोडक्ट ब्रांड. जैसे कि मेरा है livastu.com. All the content being published on blogs gets indexed faster by search engines under one domain. ठीक है, यानी कि आप जितने पेज बनाओगे वो फटाफट से इंडेक्स कर लिए जाएंगे. Having a hosted blog allow to complete freedom to customize the blog design. मेरी मर्जी में कहाँ नैब बार लगाऊँ, कहाँ पर मैं साइड बार लगाऊंगा, सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. It also gives ease to change the structure of the blog pages, modify look and feel and give better placement. सारे customization, indexing सब कुछ आसान होगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? Regardless of number of bloggers to blog resides on the company domain, this can be turned off for some blogger who post content on third-party sites and prefer to retain their own blogging space. अब मान लो भी आपकी वेबसाइट जो आपने खुद से बनाई है, अब जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे कोई ज़रूरी थोड़ा है कि लोग अभिषेक त्यागी का या फिर शिवम का कंटेंट ही देखने जाते हैं. वो तो नॉर्मल जाते हैं, उसके बीच में अभिषेक त्यागी या शिवम का कंटेंट आ जाता है, गलती से अच्छा लग गया तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ वो ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं. लेकिन आपकी वेबसाइट पर तो वही बंदा आएगा ना जो उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए देख रहा होगा. लेकिन यूट्यूब पर तो कोई बंदा ये थोड़ी ना सोचता भाई मैं इस चीज़ को ही देखने जाऊँगा, वो तो रैंडम जाता है. या इंस्टाग्राम पर कोई ये सोच कर थोड़ी ना जाता है, वो तो रैंडम जाता है रील के अंदर. फिर से कोई कंटेंट अच्छा लगा, फिर वो उसके अंदर चला जाता है टैप करके, है ना. तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है, यानी कि अब आपके पास लोग कम पहुंचेंगे. एन इंटेंस रिलेशन बिटवीन कंपनी वेबसाइट एंड ब्लॉग मे बी टेकन एज अ डाउनसाइड बाय द मार्केट. नेक्स्ट है यूजर जनरेटेड कंटेंट. दिस रेफर्स टू द कंटेंट सच एज पोस्ट, इमेजेस एंड वीडियोज क्रिएटेड बाय यूजर्स. From the standpoint of content marketing, creating most brilliant and power-packed content is easiest task. Almost across all industries, user-generated content holds larger influence on both user and search engine. User-generated content और AI-generated content. AI-generated content के लिए आज की डेट में गूगल ने ट्रैकर लगाया है, वो पता लगा लेता है कंटेंट आपने लिखा है या AI से लिखा गया है. यूज़र जनरेटेड होगा तो उसमें इमोशन, उसमें फील अलग होंगे, तो क्या होगा, उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं. आज के में हर कोई समझ आता है कि भाई इतना ज़्यादा अगर लिख दिया किसी ने तो मतलब वो AI रिटर्न है, वो जेन्युइन कंटेंट नहीं है वहाँ पर. कंटेंट स्ट्रेटजी. व्हेन क्रिएटिंग अ कंटेंट मार्केटिंग प्लान, begin by looking the reference materials that is already created within organization. So look at the most frequently asked question, FAQs होता है. आज की डेट में बड़ी से बड़ी वेबसाइट उठा के देखो, उसमें आपको FAQs मिलेंगे. FAQs से मुझे ये पता चल जाता है कि जो मेरा डाउट है क्या था वो पहले से वहाँ पर लिस्टेड हो.
अब जैसे मैं यहाँ पर सर्विसेज में आता हूँ, मैंने बोला रेजिडेंशियल वास्तु, इसके बारे में लिखा गया है। फिर इसके बाद में क्या है, ठीक है, व्हाट इज रेजिडेंशियल वास्तु, ठीक है, घर का जो हम लोग वास्तु करते हैं क्या है वो, हाउ डज रेजिडेंशियल वास्तु वर्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेजिडेंशियल वास्तु, कैन रेजिडेंशियल वास्तु हेल्प इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट रेजिडेंशियल वास्तु इन माई हाउस। तो देख लो हर तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए गए। आपको समझ आया, अगला स्टेप क्या है, हमें बुक करो, है ना, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है आगे। तो यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई है, अभी बेसिक कंसल्टेंसी चाहिए 5 से 15,000, कंप्रिहेंसिव चाहिए तो 15 से 30,000, और हो सकता है सवाल जवाब के ज़्यादा तो और फीस ज़्यादा हो सकती है। तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, ये हुआ इंटीरियर के लिए, ठीक है। ये होता है रेमेडीज़ एंड करेक्शंस के लिए। रेमेडीज़ जैसे कि हम जब बीमार पड़ते हैं हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही घर के लिए भी जब आप बिना किसी की सलाह मशवरे के बना लेते हो कि भाई मैंने एक लैंड एक्वायर किया, एक होता है प्रॉपर आर्किटेक्ट जो वास्तु कंप्लाइंस का ध्यान रखता है, एक है कि भाई बंदा खुद ही घर वाले खड़ा करे, यहाँ बाथरूम निकाल दो, यहाँ किचन निकाल दो, यहाँ कमरे बना दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बना दिया, जगह का भी नाश करोगे और उसके बाद में अपने लिए दिक्कतें भी क्रिएट कर लोगे। तो इसलिए हमेशा आर्किटेक्ट से हमें अपना फ्लोर प्लान बनवाना चाहिए। एक तो वो एक एक कॉर्नर का यूसेज आपको निकाल के देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो कि बाहर से बिलोंग करते हो? बचपन से हम। अब जैसे यहाँ रहते होगे तो यहाँ का घर एक लिमिटेड दायरे में होगा, जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का घर बड़ा होगा, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि भाई लैंड सस्ता था इसलिए वहाँ पर ये है और ये एक फैक्टर होता है। बट आप अगर देखोगे तो जहाँ अगर आप यहाँ रह रहे होगे तो ये लेआउट बहुत सही तरीके से बना होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्योंकि जगह कम होती है। तो जैसे बिल्डर फ्लैट आप देखोगे या सोसाइटीज़ आप देखोगे तो एक एक कॉर्नर कि भाई मान लो जैसे कहीं कोई कॉर्नर तो वहाँ पर देखोगे वॉश बेसिन होगा, किचन में कोई कॉर्नर वहाँ फ्रिज की जगह निकाल दी गई होगी, हर एक चीज़ वेल प्लान्ड है। जब किसी चीज़ की आपके पास मात्रा ज़्यादा होती है ना तो आप कभी भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे गाँव के अंदर जगह बहुत ज़्यादा होती है, घर बड़ा होता है, कमरा बना दिया बेतुका खूब बड़ा, भाई एक कमरे में अगर देखा जाए तो एक हस्बैंड वाइफ ही तो सो सकते हैं। गेस्ट आ गया तो बात अलग है, ठीक है, बट प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो क्या होगा, आपका कमरा चाहे कितना बड़ा, लेकिन डलेगा तो एक ही बेड ना, 2 बेड तो नहीं हो सकते। तो यूजेस ऑफ आप देखोगे तो आपका यूजलेस हो गया ना वो सारा पार्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ क्या होता है, हम लोग जो सिटीज़ वगैरह में आते हैं कहते हैं यार रूम बड़ा छोटा है, अरे सोना ही तो है, करना क्या उसके अंदर। रूम में एक बंदा कब जाता है, जब उसको रेस्ट करना होता है। रेस्ट करने के लिए वही वाली बात है, जब आप जिंदा होते तब भी उतनी जगह सोचते हो, जब नहीं होते तब भी उतनी जगह सोचते हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो जगह ज़्यादा कहाँ निकालना चाहिए, लिविंग स्पेस जो होता है हमारा ड्राइंग रूम, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लुक एट द मटेरियल दैट कस्टमर यूज टू फाइंड क्विक रेजोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्ली यूजर मैनुअल। तो देखते हो हर एक प्रोडक्ट के अंदर एक यूजर मैनुअल निकलता है, कैसे चलाना है, बात अलग है कोई पढ़ना चाहे या ना चाहे। कनेक्ट विद पीपल हु इंटरेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली, कस्टमर सर्विस पर्सनल, to create a repository of questions and process that work towards finding a solution to customers problem. इसको बोलते हैं लोग आफ्टर सेल सर्विस। मैं मान लो आज की डेट में मैंने किसी ब्रांड की कार ली, कार लेने के बाद मैं उसकी सर्विस के लिए जाता हूँ तो आपसे एक फीडबैक लिया जाएगा कि सर आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आप कार वॉशिंग को कितना रेट करना चाहते हैं 0 से 10 के बीच में, है ना, या 0 से 5 के बीच में, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको टेक्नीशियन ने किस तरह से अटेंड किया, है ना, क्या आपने उसको फालतू की, उसने आपको फालतू की चीज़ तो नहीं बोला ये लगवा लो ये लगवा लो ये लगवा लो गाड़ी के अंदर। एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ बोला गया होगा तो फिर उसकी क्लास लग जाएगी, भाई ऐसा तुमने क्यों बोला। अपफ्रंट यानी कि कस्टमर कहे तो, ना कि आप उसको सजेस्ट करो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का भी एक पूरा रिपोजिटरी, एक लॉग बनता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आज की डेट में मोस्ट ऑफ द जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या चले गए, IVR पर शिफ्ट हो गए। IVR जहाँ पर ऑटोमेशन में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इस चीज़ के लिए 1 दवा है, इसके लिए 2 दवाएं, इसके लिए 3 दवाएं, 4 दवाएं, 5 दवाएं,
सीधे आपको वो बंदे से बात करने का मौका नहीं देते। अगर आप उनमें से किसी में नहीं हो, आप हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं, एंड में जाके हर एक का IVR में अलग अलग नंबर होता है दिया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं पहले हो सकता है कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जो ऑटोमेटिकली IVR भी सॉल्व हो जाए, अगर नहीं हो रही तो फिर एक बात की बात है। इससे क्या हुआ, पहले ये सब नहीं होता था, तो हर कस्टमर केयर की टीम बहुत बड़ी हुआ करती थी और इनका खर्चा सबसे ज़्यादा उसमें होता था। जैसे अब रिचार्ज सस्ते हो गए, फ़ोन के रिचार्ज बहुत सस्ते हो गए, पहले फ़ोन के रिचार्ज महंगे होते थे, तो हम लोग मैन पावर ज़्यादा रख सकते थे, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। अब रिचार्ज ही 200 रुपये का है तो मैं कितनी टीम हायर करूँगा भाई, है ना। और ऊपर से कंपटीशन इतना कि भाई मैं एग्जांपल के लिए जियो हूँ, मार्केट में VI भी चल रहा है। अब पता चला जियो का किसी लोकेलिटी में नेटवर्क अच्छा नहीं है, वो VI में स्विच कर गया, मेरे लिए तो नुकसान हो गया। अब ऐसे पता नहीं उस लोकेलिटी से कितने लोग होंगे, तो इसी चक्कर में IVR बनाया गया। तो जैसे आपकी कॉल लगेगी, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, बोला जाता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जो बातचीत करोगे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से, ठीक है, तो क्या होगा, वो सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे यहाँ पर हर महीने नई नई टीम आती है, मैं आपको फर्स्ट टाइम पर मैं आपको एक इंडक्शन देता हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके निकाल के आपको प्ले करके सुनाऊंगा, भाई इस तरह के कस्टमर को कैसे डील करना है, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ, सबसे पूछा जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री होगा तो ठीक, नहीं तो फिर जो बता रहा है वो आपको बताएगा इसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो फिर मार्केट में एक नया फीचर लाया गया, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, आज की डेट में आप बड़े से बड़े ब्रांड में कॉल करोगे, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होता ही नहीं है। वहाँ पर आप जितना मर्जी छक्के जोड़ लगा लो, आपकी कॉल IVR में घूम के ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ों का आंसर वो खुद कर देगा, आपको कुछ करना ही नहीं। इसी तरह से जैसे कॉल के लिए ये मशीन को लगा दिया गया, वैसे ही वेबसाइट्स के अंदर इंटीग्रेट किया गया चैट बॉट, ठीक है। थोड़ी देर में आप यहाँ देखेंगे मिस्टर वॉट हाजिर हो जाएंगे। मिस्टर वॉट नाम इनका इसलिए है क्योंकि बिजली को वॉट में हम लोग मेजर करते हैं। तो मिस्टर वॉट आए, कहते भाई बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो, ठीक है। लैंग्वेज चूज़ कर लेगा, उसके बाद आपसे बोलेगा कि भाई क्या समस्या आ रही है इनमें से रिलेटेड बताओ। अब इससे ज़्यादा तुम्हें कोई रिश्ते की तो बात करनी नहीं है उनसे, है ना, कि भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारी इससे रिलेटेड ही होगी। भाई हो सकता है तुम्हारा मीटर की रीडिंग से रिलेटेड हो कि मेरी रीडिंग ज़्यादा आ गई, या तुम्हारा डुप्लीकेट बिल चाहिए, ओरिजिनल बिल इस बार नहीं निकला, या कोई कंप्लेंट है, या कंप्लेंट का स्टेटस तुम्हें पता करना है, क्या समस्या है बताओ। सारी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म, कॉल तक पहुँचोगे ही नहीं तुम। अब जैसे तुम बोलोगे मुझे डुप्लीकेट बिल चाहिए, ठीक है, तो ये कहेगा अपना 10 डिजिट का CA नंबर बताओ। जैसे तुम डालोगे तुरंत तुम्हें तुम्हारा बिल निकाल के दे देगा, जिसके लिए लोग कहते सर हमारा बिल नहीं आया, हमें डुप्लीकेट बिल चाहिए। इवन दो आप यहाँ पर मीटर रीडिंग भी खुद निकाल सकते हो चैट पर ही। आपने बोला कि भाई इस बार का मैं जब बिलिंग का टाइम होता है मैं यहाँ रहूँगा नहीं, तो मैंने 5 दिन पहले अपना रीडिंग डाल के बिल खुद ही निकाल दिया, हो गया काम। अब इन्होंने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। अब जैसे मेरा गाज़ियाबाद पड़ता है, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। स्मार्ट मीटर में क्या होता है, जियो की सिम डली होती है, अब बंदे को घर आने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से वो लोग अपना जिस दिन बिल निकालना होता है प्रोसेस कर देते हैं, सबके बिल खट 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 वो लाइव फीड उठा लेता है मीटर से और बिल निकल के आ जाता है, काम ख़त्म हो गया। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक की जर्नी ऑटोमेटिक जो आपके मीटर है, स्मार्ट मीटर क्यों हुई, प्रीपेड मीटर जो होते हैं भाई, अब जो सब लोग ईमानदार नहीं होते ना। एक पर्सन है ए जो कि बहुत ईमानदार है, एक पर्सन है बी, वो कहता है बिल 2500 का आ गया, आप मुझे 500 दो, मैं 1500 कर दूंगा इसका, आपके 500 तो बच ही गए ना। तो ये सब जुगाड़बाजी के चलते बिजली डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। वो कहता है जाओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। उसने सीधे बोला उन कंपनियों को, जैसे HPL हो गया, हैवल्स हो गया, जो मीटर का एक्सपर्टीज़ रखती हैं,
भाई आप हमें एक ऐसा मीटर बना के दो कि हमें वेंडर की ज़रूरत ही ना हो, जो जाए और बिल निकाले। बिल का मैं ऑफिस से बटन दबाऊँ, बिल बन के तैयार हो जाए, यूज़र के पास मैसेज चला जाए, वो कहते जी हो जाएगा। उठाए उन्होंने कुछ डेवलपर्स, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और बना के तैयार कर दिया, लो जी लगाओ। अब बिहार से लेके दिल्ली तक सब जगह क्या चल रहा है, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर। तो अभी उसके अंदर दो ऑप्शन उन्होंने डाल रखे हैं। एक कि भाई अगर आप बिल महीने का टाइम पर जमा कर रहे हो तो वो है स्मार्ट मीटर, और अगर तुमने 1-2 महीने 3-5 किया बिल के साथ, लेट करा, नहीं जमा करा, तो वो बन जाएगा प्रीपेड मीटर। अब क्या होगा, जैसे ही वो प्रीपेड मीटर में अपना आप जाएगा, लाइट तुम्हारी कट जाएगी। अब वो लाइट तभी चलेगी जब तुम बिल जमा कर दोगे, ठीक है। जब तुम्हारी साइकिल 5-6 महीने सही चलेगी, फिर वो स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फिर वो मंथली बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने खाली प्रीपेड नहीं लगाए, स्मार्ट लगाए। स्मार्ट जो खुद समझे कि भाई बिल टाइम पे दे रहे हो तो महीने महीने जैसे चला था वैसे ही चलता रहेगा, और अगर तुमने गड़बड़ किया तो वो बन जाएगा प्रीपेड अपने आप। पहले पैसे दो, रिचार्ज करो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे 2000 रुपये ख़त्म हुए, फिर लाइन कट। अब पहले के मीटर में अब के मीटर में क्या डिफरेंस कर दिया, आपने अगर 2 किलोवाट का लोड लिया, 2 से जैसे ही ऊपर निकलेगा तुरंत लाइट बंद। तो तुम अपना जेन्युइन लोड बताओ कि तुम्हारा लोड कितना है। ये नहीं कि कराया तो 2 का सेंक्शन, चला रहे हो तुम 3 AC दबा के 5 किलोवाट का लोड उस पर, कल को फिर मीटर जल जाता है। तो स्मार्ट मीटर क्या करता है, अच्छा 2 किलोवाट का लोड चल रहा है, कोई बात नहीं, अगली जब बिलिंग आएगी तब बात करेंगे, तो पेनल्टी लगाएंगे थोड़ी सी, और लोड तुम्हारा 3 किलोवाट कर देंगे। 3 से ऊपर जाएगा फिर पेनल्टी जोड़ेंगे पूरे महीने की, और 4 किलोवाट कर देंगे। तो रेजिडेंशियल में 4.75 किलोवाट तक वो लेके जाते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट पर 3 फेज का मीटर लगाना पड़ता है। तो सब कुछ ऑटोमेशन में है, अब किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से बिजली डिपार्टमेंट से बहुत सारी जो टीम है वो ले डाउन करी जा रही है। काम ढंग से करते, ईमानदारी से करते, तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही कहाँ थी। टेक्नोलॉजी कब आती है, अब जैसे लोग कहते हैं AI आ गया, हमारा क्या होगा। काम ढंग से करते तो ना आता, जब करोगे नहीं ढंग से तो AI आएगा तुम्हारी जगह, और क्या होगा। भाई एक देखा जाए, मारुति का अगर हम लोग प्लांट देखें गुड़गांव में, जो उद्योग विहार में उन्होंने बनाया हुआ है, वो एक दिन में ढेर सारी गाड़ियाँ बनाता है, ठीक है, ऑटोमेशन है। अब सोचो कार के ऊपर अधिक तो एक बेल्डिंग होता है, जब चेसी को आपस में जोड़ा जाता है, बड़ा प्रिसाइज होता है, पता भी नहीं चलता है। एक तुम्हारा लोकल वेंडर वो ऐसे निकाल दे तो फोड़े फोड़े से उसके अंदर बना देगा, वेल्डिंग ढंग से होता ही नहीं है। वहाँ चलता आर्क वेल्डिंग, सर्कल वाला, ठीक है। कभी आप देखना, जो इंडस्ट्रियल वेल्डिंग होते हैं वो वैसा, वो ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे चलता है घूमते हुए, एकदम फाइन रिफाइन तरीके से, और वो बाद में उसको सैंडिंग करके उसको इतना बढ़िया घिस के एकदम मिक्स करने पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो परफेक्शन। अब आदमी को कितना सिखाओ भाई से, वो ठीक है पहले सही कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लगता था, उन्होंने कहा दिन रात वेल्डिंग ही कराओ, मशीन लगा दो। तो रोबोटिक आर्म सबसे पहले जो है वो वहीं पर स्टार्ट हुई, इस तरह के प्लांट्स में, जहाँ पर दिन रात चेसी बन रही है। हाइड्रो ड्रिपिंग कराया, पेंट जॉब के लिए गई, ओवन में गई, और उसके बाद में आपकी असेंबली लाइन पर आ गई। अब सीधे सीधे सामान लगाए जाओ, काम करते जाओ फटाफट, इस तरह से। तो यही चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो या तो आप ढंग से काम करो, नहीं तो फिर आपकी जगह मशीन लेगी, ठीक है। तो कंपनीज के अंदर अब वो लोग नहीं होंगे, जैसे 10 लोगों के बीच में 2 नालायक लोग जो है ना, वो हमेशा उन्हें मज़े मार के चले जाते हैं नौकरी करके। अरे भाई बताना यार मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, यार दोस्ती में बंदा शर्म के मारे चलो उसकी मदद कर रहा है। अब नहीं चल सकता, क्योंकि अब एक बंदे से जहाँ पहले एक वेबसाइट बनवाई जाती थी एक दिन में, उससे कहते भाई तू 3 बना, टेक्नोलॉजी आ गई ना, AI है बना, तब वो उससे बताएगा अपना बनाएगा, 3 वेबसाइट पूरी करेगा टारगेट, समझ गए ना। तो नकारा लोगों की जगह खत्म हो जाएगी, पढ़ने वाले लोग रह जाएंगे। मशीनरी के इस दौर में, जैसे पहले कहता ना, एग्जाम्पल के लिए मुस्लिम वर्ग में ये एक धारणा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेंगे, लेबर वाला काम, जैसे कोई ऑटोमोबाइल में काम कर रहा है, कोई हेयर ड्रेसिंग का काम कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की इस वॉर में ना पढ़ने वाला बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, और इलेक्ट्रिक में बहुत रेयर ही होगा, अगर कुछ ख़राब होगा तो सीधे रिप्लेस होगा, रिपेयर तो नहीं होगा। तो बचा क्या उसके अंदर, खाली टायर वगैरह का काम।
टायर में भी अगर आप देखो तब उसमें भी कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। मुझे टायर उतारना चढ़ाना नहीं आता, तो एक गन आ गई, गर्र 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 गर्र, चारों बोल्ट खोलो, 2 मिनट पहिया बाहर। ठीक है, एक आध बंदा रख लो जो उठा के सीधे उसको टायर लगाने की चढ़ाने की मशीन पर रखवाए उसको। 2.5 लाख की मशीन आती है वो, उस पर रखा टायर अपना इतना प्रिसाइज तरीके से उतार देगा फटाफट, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अब जो पुराने टाइम के लोग होते वो रखते थे 2 पाने लंबे लंबे घुसाया, रिम तिरछा कर देते थे, पेंट उतार देते थे, टायर फाड़ देते थे कई बार। तो क्या है, मशीन वो आपसे बेहतर काम कर सकती है और एफिशिएंट। ये नहीं मैं थक गया जी, मेरा लंच टाइम हो गया, मैं अब नहीं करूँगी, मैं बिना रुके चल सकती है वो। तो इसलिए जिसके पास बिजनेस का आइडिया है, जिसके पास दिमाग है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा। अब मैनुअल वाले काम सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। Summary of this session: content generate interest, build relationship, allow people to know what happening and brings business. डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स हैव डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट, जैसे कि फेसबुक का अपना अलग सिस्टम है, इंस्टाग्राम का अलग है, गूगल का अपना अलग है, यूट्यूब का अपना अलग सिस्टम है, पिंटरेस्ट का अपना अलग सिस्टम है। हर एक प्लेटफॉर्म अलग तरीके से काम करता है और हर एक प्लेटफॉर्म हर तरह के प्रोडक्ट सर्विस के लिए नहीं बनाए। हर एक प्रोडक्ट सर्विस के लिए आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म पर अप्रोच करना पड़ता है। समझेंगे आगे इसके बारे में भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आर आर्टिकल, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स एंड इमेजेस। एज पर स्टैटिक्स, बिलियंस ऑफ वीडियोज आर वॉच्ड एवरी डे इन यूट्यूब। द मोस्ट important feature of infographic is that information is visually shown such that the data is understood by the audience at a glance. Complicated data can be best presented as infographics. A creative image gets more shares, likes, and comments in social media tools like Facebook. Site with low file size images download faster. Blogs act as a strong search engine optimization tool to push a business's or a product page rank to the highest, bringing it to the topmost results in the search engine. नेक्स्ट हमारे पास है SEM। दो चीज़ें होती हैं, SMM और SEM। SMM स्टैंड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEM स्टैंड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि पेड की बात हो रही है, गूगल एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको बहुत फेमस टर्म मिलेगा सुनने के लिए, PPC ऐड चला दो, पे पर क्लिक। ठीक है, individuals or businesses can buy ad space from search engines to display their ads in the search result. These sponsored ads appear along with the natural or organic search result. The search engine is the paid every time a user clicks the ad. You should keep following points in light when choosing keywords for a web marketing campaign, जैसे कि focuses on good phrase। जो हम लोग फ्रेज बोलते हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन आता है मल्टीपल वर्ड का, उसको बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि लिव यंग लिव फ्री, महिंद्रा का एक बहुत फेमस फ्रेज है। जनरली महिंद्रा की गाड़ियों के पीछे आप देखोगे लिखा हुआ, उसका उन्होंने फिर एक सॉन्ग भी बनाया यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखोगे। अब यहाँ देखो, एकदम
है ना मजेदार। 12 साल पहले, टाइम देख रहे हो नीचे, 12 साल पहले महिंद्रा ने एक बहुत तगड़ी छाप छोड़ी। और आपने नोटिस किया हो, अगर बहुत सारी कार्स की विंडशील्ड पर ध्यान से देखना, ये स्टिकर आपको मिला होगा पीछे लगा हुआ। जनरली लोगों को ध्यान जाता नहीं है इस चीज़ को, तो सोचते हैं शायद किसने लिखवा रखा होगा, बट वो स्लो उनका एक फ्रेज़ है बहुत फेमस, ठीक है, जो पीछे लिखा हुआ है। इस वीडियो से इन्होंने इतना तगड़ा बिजनेस किया जिसका जवाब नहीं। अब कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा हो, जिसका बजट ठीक ठाक हो, वो स्कॉर्पियो में जाएगा, थार में जाएगा, एक्सयूवी में जाएगा, वलेरो में जाएगा, तो सारी गाड़ियाँ देख रहे हो वही है ना, छोटी गाड़ी तो कोई भी नहीं है जो ऑफ रोडिंग कर सकती हो, 4x2 हो, 4x4 हो, और गाड़ी को एक एक प्रीमियम फील कराने के लिए उन्होंने अलग अलग टेरेन को दिखाया। ऑफ रोडिंग जैसे जंगलों में जा रहे, सड़क नहीं है, ठीक है, उसका उन्होंने टॉप शॉट लिया, भाई देखो हम कहाँ चला रही गाड़ी, कहाँ चल सकती है ना। फिर लेह लद्दाख पूरा इन्होंने कवर कर दिया। ऐसे महिंद्रा उठा। तो कुछ कई बार जब मार्केटिंग टीम ऐसे आइडियाज़ के साथ आती है ना, पूरा मार्केट डिसरप्ट कर देती है बिल्कुल, हटो बचो। जैसे अभी हैरियर ईवी ने तहलका मचा रखा है इस वक्त। ये ईवी है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कोई भी गाड़ी आ जाए, हाइब्रिड नहीं, ये प्योर ईवी है। हाइब्रिड मतलब जहाँ दो चीज़ें मिक्स करके चलती हैं चीज़ें, जैसे पेट्रोल सीएनजी, पेट्रोल इलेक्ट्रिक, ये प्योर ईवी है। लेकिन ये ईवी में अब तक की जितनी है उन सबका बाप है। ध्यान से देखो, 3 टर्न आ गए, रोड, आइस, सैंड पर आ गए हम लोग। इनक्लाइन रेशियो देखो गाड़ी का, कहीं भी चढ़ा सकते हो। और अभी देखना, बाकायदा दिखाएंगे। बूस्ट मोड, अब हम सीधे चढ़ाई पे चढ़ेंगे, 30 डिग्री एंगल खड़ा। अब तक के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अभी तक हमने सुना था 360 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री, 540 डिग्री कैमरा, गाड़ी के नीचे भी देख सकते हो, ठीक है, सिर्फ टायर दिखेंगे, नीचे का भी पूरा देख सकते हो। नीचे भी गाड़ी के कैमरा लगा दिया इन्होंने। कीचड़ पानी मिक्स। अब इन्होंने एक नया सिस्टम लगाया। अभी तक क्या था, रियर कैमरा होता था, रियर कैमरा रिवर्स गियर पर काम करता है। फिर गाड़ी के अंदर होता है रियर मिरर, रियर व्यू क्या होता है, पीछे का दिखाता है। अब कीचड़ में तुम गाड़ी चलाओ तो मिरर तो सन गया, तो पीछे का तो या तो जाके साफ करके आओ। तो इन्होंने पीछे भी एक अलग कैमरा डाल दिया, इसी के अंदर पीछे का डिजिटल फीड आने लग गया। ध्यान से देखो, शीशे से नहीं दिख रहा, कैमरा ऑन कर लो, पीछे का दिख जाएगा। ये लगा ऊपर,
एक और बहुत बढ़िया फीचर जो इन्होंने इसमें ऐड किया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जिस रोड पर चलोगे, रोड पर स्पीड लिमिट के मार्क होते हैं लगे हुए कि भाई 80, 100, 120, 60, 30, ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट है इसके अंदर। दूसरा, ये रोड साइन को पढ़ता है, जो आज तक किसी गाड़ी में नहीं है। अभी देखना, इसका भी फीचर ऐड होगा, एडास लेवल 2, लेन असिस्ट, अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन, आपको टर्न शार्प लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 627 किलोमीटर की पीक रेंज, रिमोट पार्क, भाई जगह तंग है, मैं उतर नहीं पाऊंगा, गाड़ी जहाँ लगाऊंगा तो आप बाहर आ जाओ, गाड़ी अपना आप पार्क हो जाएगी खुद से, गाड़ी से कंट्रोल। है ना? तो अभी तक इस सेक्टर में कोई इतने वो नहीं दे पाया जितने इन्होंने दिए, ठीक है? हाँ, 21.5 लाख, 21.5 लाख से स्टार्ट है। हाँ, इलेक्ट्रिक है ना, बट रेंज टॉप मॉडल तक भी जाओगे तो 627 किलोमीटर की है, यानी कि कितना भी रफ एंड टफ चला तो 500 किलोमीटर तो चलेगी चलेगी। अगर सीधे आप कहीं भी चढ़ा सकते हो, ये इसके बाद के फिर वीडियोस हैं, सीधे पहाड़ पे ले जा सकते हो, इस पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा देगा सीधा। जहाँ हमारे लिए चढ़ना मुश्किल है वहाँ गाड़ी चढ़ जाएगी। कहीं भी। नॉर्मल कार्स में क्या होता है कि जब आपका एक व्हील नीचे होता है, एक उड़ जाता है, गाड़ी नहीं चलती। इसमें सभी व्हील में मोटर है, तो एक पहिया हवा में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 संभाल लेंगे। इन्होंने बेंचमार्क सेट किया, सब कर रहे थे ये वो कहता है ये करके दिखाओ, बात खत्म। तो महिंद्रा ने बहुत मार्केट खाई ईवी की, एक्स EV9, BE6, वो कहते हैं तसल्ली रखो हम बनाएंगे, ठीक है। ईवी पर शुरुआत भी इन्होंने की, एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया। महिंद्रा माया, इन्होंने इससे तहलका मचाया। जबरदस्त। Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver, and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new ESUV. The neural system of our
सब क्या है, एडवर्टीजमेंट। इसके सबको दिखाने के पीछे का पर्पस क्या है, एक प्रॉपर, एक ज़बरदस्त अगर एडवर्टीजमेंट कैंपेन अगर आप बनाओगे तभी लोगों में गूज़बम्प आएगा और लोगों के अंदर लेने की चाह डेवलप होगी। जैसे मार्केट में आपने देखी होगी कार विच इज़ विंडसर, जिसको एमजी ने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने शॉट की शुरुआत की एक प्लेन के साथ, जो एक लग्जरी, जो एक कंफर्ट एक एरोप्लेन में आपको मिलता है बिजनेस क्लास में, वो कंफर्ट ये अपनी कार में ऑफर कर रहे हैं। तो शॉट को ध्यान से देखो। सीट रिक्लाइन हो गई। ये कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी एट 35,000 फीट टू एक्सपीरियंस बिजनेस क्लास। हम जमीन पे आपको वो एक्सपीरियंस देंगे। ये Introducing India's first intelligent CUV, the MG Windsor EV, Live Business Class. हाँ, BYD इंडिया में बहुत फेमस हो चुकी है और बहुत सारी कार्स आपको इंडिया में BYD के उसमें मिल जाएंगी देखने के लिए। सब चाइनीज, MG भी चाइनीज ही है। हाँ आ जाओ, बैठो पीछे, ठीक है। ये वहाँ की मार्केट के हिसाब से बहुत तगड़ी है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा अपना बनाया। ये कहते हैं ये स्टेयर्स हैं, मुझे रोड की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन क्या है, एक नॉर्मल कार बम्प पे ऊपर नीचे हो रही है, वो कह रहे मेरे टायर तो हो रहे हैं लेकिन मैं एक ही एंगल में ऊपर जा रही हूँ। सस्पेंशन देख रहे हो कितना अमेजिंग है। देख रहे हो, हाइट अपना गाड़ी बढ़ा लेती खुद से सेंस करके। नॉर्मल गाड़ी अड़ जाएगी नीचे, ये अपनी हाइट रोड को सेंस करके खुद बढ़ा लेती है ऑब्स्टिकल्स देख के। बंदा गया, वो अपना पार्क होती रही हो। पिछले व्हील लॉक, अगले व्हील स्लाइड करके अपना अंदर। कितनी कम जगह है।
तो इसने बहुत सारे बेंचमार्क सेट किया और BYD आज की डेट में बिल्ड योर ड्रीम्स के नाम से है इन इंडिया, BYD इंडिया। तो ये यहाँ पर कुछ लिमिटेड कार्स में डील करते हैं। BYD E-Max 7 ये अर्टिगा की टक्कर पर है गाड़ी। सील जैसे हम लोग पानी में होते हैं ना तो सेल कर रहे होते हैं, तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन इसका बिल्ड किया गया है। तो इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी बड़ी कमाल की है, ज़बरदस्त। और महिंद्रा की गाड़ियों में जो बैटरी आती है ना वो इसी कंपनी की है। और ये कंपनी कौन है, एक ज़माने में जब नोकिया हुआ करता था उसकी बैटरी बनाया करती थी। जब नोकिया बंद हुआ तो कहते हम क्या करें, तो इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, टेस्ला के बाद नहीं, टेस्ला तो बच्चा इसके सामने है। टेस्ला तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसका अगर आप वो देखोगे, एक छोटा सा आपको एक डेमो और दिखा देता हूँ। BYD यांगवांग, ठीक है, इसका आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर अपने सेगमेंट का वो सस्पेंशन लगाया इन्होंने कि मतलब ये कार जंप कर सकती है खुद से। तो एक पूरा पैच है जिस पे अलग अलग सिनेरियो बनाए गए हैं। एक पिट होल, आगे कुछ स्पाइक्स, एक कलर। तो कार की टेस्टिंग है जंपिंग कि कितने बड़े बड़े गड्ढों के कूद सकती है सिचुएशन। चाइना इस लेवल पे पहुंच चुका है। अब इन्होंने जो ये तो है, ये तो लेकिन बहुत स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में आती है। इन्होंने एक और गाड़ी अपनी जो बनाई है BYD ने। अब जैसे इसका डांस देखो U9 का, आप फ़ोन से कैलिब्रेट कर सकते हो उसको। ये देखो, आई थिंक नेट बंद हुआ है। तो गायरोस्कोप होता है ना, जैसे आप फ़ोन में गेम खेलते हो तो जैसे आप फ़ोन को टिल्ट करते हो गाड़ी उधर उधर मूव होती रहती है, वैसे ये फ़ोन के साथ कैलिब्रेट हो जाती है। आप जैसे जैसे फ़ोन रोटेट करोगे तो गाड़ी के सस्पेंशन ऊपर नीचे आगे पीछे सब काम करेगा।